हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर, जिसमें ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों का ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, देखें इसमें सारे मुख्य भाग डिनोट किए गए हैं। और जब हम मुख्य भाग जानेंगे और उसका कार्य क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, ये भी जानेंगे तो काफ़ी कुछ हमारा जो है इजी हो जाएगा प्रश्नों का जवाब देना। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक चला कि मेन टैंक क्या होता है, उसका कार्य क्या है, और फिर उसके अंदर हमारा तेल भरा होता है, क्रोड रहता है, उस पर वाइंडिंगें चढ़ी होती हैं। इन सब की चर्चा हम लोगों ने किया। अब हम लोग जो है आगे चलेंगे, कंजर्वेटर या एक्सपेंशन टैंक पढ़ेंगे, प्रसार पात्र कहेंगे, इसको देखेंगे, साथ में ये तेल देखेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं कंजर्वेटर। तो अगली पॉइंट अब हम लोगों का है, इसका मुख्य भाग है कंजर्वेटर एक। तो लिख लें प्रसार पात्र। ये हो गया कंजर्वेटर। जिसे हम लोग एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं। यहाँ पर समझ लें, यहाँ पर होल विथ कैप दिया है ट्रांसफार्मर आयल के लिए। तो बेटा हम यहाँ से जो है इसमें ट्रांसफार्मर आयल भरेंगे और वो ट्रांसफार्मर आयल यहाँ से होते हुए, इस पाइप से होते हुए, इस पाइप से होते हुए मेन टैंक में आ जाता है। और जब मेन टैंक आपका पूरा भर जाएगा तब वो तेल आपका जो है इस कंजर्वेटर में आने लगेगा। तो इस कंजर्वेटर में भी हम लोग इतना आधे देख रहे हैं, आधा भाग जो है कंजर्वेटर का तेल से भरा है, ऊपर का आधा भाग जो है खाली है। तो यहाँ तक, इस लेवल तक तेल भरेंगे। और ये जो है हमारा आयल लेवल इंडिकेटर है। ये हमारा क्या है? आयल लेवल इंडिकेटर है। तो जहाँ तक तेल भरा रहेगा वो भाग हमें दिखाई देगा। तो ये हमारा आयल लेवल इंडिकेटर इसमें लगा हुआ है। ये है आयल लेवल इंडिकेटर। आयल लेवल इंडिकेटर ये हमारा लगा हुआ है और ये यहीं लगेगा ताकि हमें यहाँ पर बाहर से तेल दिखाई दे कि तेल यहाँ तक आ गया है। तो ऐसे हम लोग भरेंगे। तो ये इसको हम लोग जो है प्रसार पात्र भी कहते हैं, एक्सपेंशन टैंक कहते हैं, अथवा एक्स्ट्रा आयल स्टोरेज टैंक भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा आयल स्टोरेज टैंक। ये एक्स्ट्रा तेल को भी अपने अंदर धारण करता है। तो ये एक्स्ट्रा तेल जब धारण करता है तो यहाँ पर जब हमारा देखिए ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होगा, क्योंकि I²R से जैसे ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ेगा, हम लोग लोड का मतलब अपने घरों में जब हीटर जलाएंगे, पंखा चलाएंगे, AC चलाएंगे तो वही लोड है वो वाट में होगा बेटा। और जितने वाटेज बढ़ाते जाएंगे उतने धारा बढ़ती जाएगी। और जब प्राइमरी में धारा बढ़े, वो सेकेंडरी में धारा बढ़ेगी तो आपके जो है प्राइमरी वाइंडिंग में भी धारा का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों वाइंडिंगें बहुत हीट होने लगती हैं, क्योंकि I²R धारा I है और उसके वर्ग में और गुणे जो है प्रतिरोध, वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है गुणे R, इस क्रम में जो है
ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा का फार्मूला हो गया I²R, यानी 5 एम्पियर की धारा बह रही है तो 5 का वर्ग 25 यानी 25 वाट यानी 25 जूल प्रति सेकेंड ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी और उसे हम लोग कैलोरी में बदल सकते हैं। तो इस तरह से यही ऊष्मा इन वाइंडिंगों में से उत्पन्न होती है, जिससे कि तेल हमारा एकदम खौलने लगता है, उबलने लगता है। तेल का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करने लगता है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो जनरली उसका आयतन बढ़ जाता है, और वो जो है घर में भी आप देखे होंगे कि दूध आप गरमा रहे हैं, चाय गरमा रहे हैं, तो जैसे ही उसका ताप बढ़ता है तैसे ही वो उबाल के करीब आता है। और आप देखते हैं कि कभी कभी हम अगर ऊष्मा को कम न करें, अपने बर्नर के लौ को धीमा न करें, तो वो दूध अथवा चाय इतना ज़्यादा आयतन बढ़ जाता है कि भगोने से बाहर आ जाता है और गिरने लगता है। तो वही काम यहाँ पर तेल के साथ भी होता है। तेल का इतना आयतन, ऊष्मा पाकर सभी चीज़ें फैलती हैं, उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो ये तेल के भी आयतन में वृद्धि होगी। और ये तेल जो है, अगर हम लोग एकदम ढक्कन टाइट रखें, ये व्यवस्था न रखें, तो तेल के प्रेशर से, जैसे कभी कभी आपका कुकर दब जाता है, तो क्योंकि कुकर की विसिल उठती नहीं है और गैस रिलीज नहीं हो पाती है, तो देखिए उतनी मोटी चद्दर जो है कुकर की वो फट जाती है। तो ऐसे हमारा ट्रांसफार्मर का भी मेन टैंक फट जाएगा। इसलिए हम लोग एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है, वो आपका कंजर्वेटर या एक्सपेंशन पात्र, ये जो एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है। तो ये इसका काम देखिए क्या करता है कि जिस समय तेल का आयतन बढ़ता है तो हमारा टैंक फटने न पावे, तो वो तेल जो है इन पाइपों से चढ़कर और इसमें आकर और यहाँ भरने लगता है। ऐसे ऐसे जो है वो एक्स्ट्रा तेल इसमें आके और भरने लगता है। जब ऐसा कब होगा, जब हम ट्रांसफार्मर पर खूब लोड डाल दें। और फिर जब लोड कम होता है, अमूमन जैसे रात में लोग सोने लगे तो घरों का अपना पंखा लाइट सब कम बुझा देते हैं, तो उस समय जैसे लोड कम हुआ, तो जैसे ही लोड कम होगा तो इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और फिर ये तेल का आयतन घटने लगेगा और ये नीचे तेल अपने स्थान पर बैठने लगेगा। तो जो इसमें एक्स्ट्रा तेल आकर भर गया है, ये तेल जो है पुनः वापस आके और अपने स्थान पर मेन टैंक में भर जाता है। एक तो ये है कि ये जो तेल के ताप के कारण जो हमारा तेल का आयतन बढ़ता है और फिर संकुचित होता है। लोड बढ़ने पर बढ़ता है और लोड घटने पर आयतन घटता है, संकुचित होता है। तो उसके लिए ये जो है स्पेस प्रदान करता है। और दूसरी बात, यदि किसी कारण से तेल इसका बाहर गिर गया, ये कांच का तनु फट गया और तेल बाहर उस समय गिर गया, 2-4 लीटर गिर गया, तो ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा तेल इसमें हम लोग भरे हैं वो तेल वापस आ जाता है और इस तरह से मेन टैंक को ये हमेशा फुलफिल रखता है। अगला जो कार्य है इसका वो ये है कि ये देखिए, जो यहाँ पर खाली स्थान है तो यहाँ पर वायु भरी हुई है, तो केवल वायु ही इतने ही तेल के सरफेस के संपर्क में रहती है। इस तरह से अगर हमारा तेल वायु की अगर थोड़ा मोड़ा नमी है और उस नमी को एब्जॉर्ब करता है, तो केवल तेल की बहुत एक छोटी सी लेयर जो है वायु की नमी एब्जॉर्ब करती है और पूरा अंदर का तेल हमारा सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से अगर हम लोग ऐसा न करें, केवल टैंक को ही बड़ा कर दें और टैंक में ही अंदर जो है थोड़ा सा स्थान छोड़ दें कि यदि ऊष्मा बढ़ेगी और तेल का आयतन बढ़ेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा और फिर जैसे ही ताप कम होगा तैसे ही तेल हमारा डाउन हो जाएगा, तो हम लोग थोड़ा बड़ा टैंक बना दें, तो उसमें ये फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बड़े टैंक का सरफेस भी ऊपर ही ज़्यादा हो जाएगा तो तेल हमारा जो है ज़्यादा हवा के संपर्क में रहेगा। तेल की बड़ी एक सतह जो है संपर्क में रहेगी, जो कि तेल को नुकसान करेगी। वो पूरी सतह जो है वायु की नमी एब्जॉर्ब करेगा और इस तरह से हमारा तेल खराब हो जाएगा। वायु में नमी नहीं होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी और तेल में आग पकड़ सकता है,
तेल जो है नमी पाकर चालक बन सकता है, उसकी जो कुचालकता है, जो वैद्युत का वो कुचालक है, वो समाप्त हो सकता है। इसलिए हम लोग उसे नमी से बचाते हैं कि वो वायु में नमी है। आप खुद फील करते होंगे कि कहीं जब बारिश होती है, ठंडी वायु चलती है तो हम लोगों के शरीर से टकराती है, तो हम लोगों को लगता है कि वायु बहुत ठंडी लग रही है, और कभी कभी इतना ठंडी लगती है कि हम लोगों को जो है थोड़ा सा शरीर को और मजबूती से ढकना पड़ता है, और फिर वही वायु जब एकदम ड्राई और शुष्क हो जाती है तो हमें आँच जैसी लगती है। तो इस तरह से वायु में मॉइस्चर होता है, वायु में नमी भी होती है, वायु ड्राई भी होती है। तो जो वायु में नमी है, वो नमी जो है इस तेल की स्ट्रेंथ को प्रभावित करती है। डाई इलेक्ट्रिक जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको प्रभावित करेगी और हमारा तेल खराब हो जाएगा, उसका कार्बोराइजिंग होने लगेगा। तो इस सब से जो है ऑक्सीडेशन होने लगेगा, ऑक्सीडाइजिंग होने लगेगा। तो इस तरह से तेल को हम बचाते हैं। तो चलिए, तो ये तेल को भी भरेगा। इसकी कम सतह जो है हमारे तेल के संपर्क में आएगी वायु की, तो हमारा तेल भी कम खराब होगा। अगली बार जब तेल इससे निकला तो तेल को भी ये पूरा किया। इस तरह से टैंक हमारा हमेशा भरा रहता है। और इसके ऊपरी सिरे से हम लोग जो है श्वासक को जोड़ देते हैं। तो ये सब इसके काम है कंजर्वेटर को। तो इसलिए इसको नाम दिया गया स्ट्रॉ ऑयल स्टोरेज टैंक। इतना तेल इसमें ऑलरेडी स्ट्रॉ भरा रहता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट इसका कि यह भी माइल्ड स्टील यानी MAS मृदु इस्पात माइल्ड स्टील की चादर का बेलनाकार टैंक होता है या बेलनाकार पात्र होता है, जो भी है। दूसरी पॉइंट, यह पाइप द्वारा मेन टैंक के ढक्कन के ऊपर लगा होता है। और इस प्रकार पाइप मेन टैंक व कंजर्वेटर, मेन टैंक व कंजर्वेटर को जोड़ती है। इस प्रकार क्या है कि इस मेन टैंक का और इसका कनेक्शन हो जाता है। अब तेल जो है इस पाइप के द्वारा इसमें चढ़ेगा अथवा इसमें से उतरकर मेन टैंक में वापस आएगा। इसी पाइप में बीच रास्ते में, इन दोनों के बीच में हम लोग गैस रिले अथवा बू खोज रिले भी लगाते हैं। अगली पॉइंट आप लिख सकते हैं, तेल या ट्रांसफार्मर आयल लिख लें। T/F लिख दिया तो इसका मतलब हो गया ट्रांसफार्मर आयल
इसी प्रसार पात्र या कंजर्वेटर जो भी कहिए, इसी प्रसार पात्र में ऊपर बने होल के द्वारा मेन टैंक में डाला जाता है। अगली पॉइंट इसी में लिख लें, जो भी पॉइंट आपकी है उससे आगे। इसमें ट्रांसफार्मर आयल का इसका लगभग आधा भाग ट्रांसफार्मर आयल से भरा रहता है। इसीलिए इसे एक्स्ट्रा आयल स्टोरेज टैंक भी कहते हैं। टैंक भी कहते हैं। अगली पॉइंट, इसमें आयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है जिससे हम तेल का लेवल देख सकते हैं। अगली पॉइंट, इसके ऊपरी सिरे से श्वासक या ब्रीदर, ये ऊपरी सिरे से ये श्वासक अथवा ब्रीदर, तो श्वासक पाइप द्वारा जुड़ा होता है। क्लियर हो गया? इधर ये जुड़ा हुआ है, इधर आपका आयल लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है, यहाँ तेल के तल को आप देख सकते हैं। अब इसके मुख्य कार्य, बेलनाकार भाग है ये, इसमें जो है तेल भरा हुआ है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा आयल स्टोरेज टैंक बोला गया, और ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है। सारी बातें हो गई। अब इसका कार्य लिख लें कंजर्वेटर के कार्य। पहली पॉइंट लिख लें, यह
मेन टैंक को सदैव तेल से परिपूर्ण रखता है। तेल से हमेशा इसे भरे रखेगा। अगर तेल कहीं गिर भी गया तो ये अपना तेल जो है इसको प्रोवाइड कर देता है, जिससे मेन टैंक हमेशा तेल से भरा रहता है। तो ये परिपूर्ण या इसको कहेंगे फुलफिल रखता है। एक कार्य तो ये हो गया, और दूसरा कार्य आप इसका लिख लें, तेल वाइंडिंग की ऊष्मा पाकर गर्म होने लगता है या गर्म होता है, गर्म होता है जिससे उसका आयतन बढ़ने लगता है। तब तेल के लिए यह स्थान प्रदान करता है और मेन टैंक का तेल ऊपर चढ़कर इसमें इकट्ठा हो जाता है, जिससे टैंक फटने से बचता है। यानी ये क्या है, तो एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है। तो टैंक हमारा फटने से बचता है। अगली पॉइंट लिख लें, जब लोड वाट में है आपका, जब लोड घटता है तब धारा भी कम हो जाती है, जिससे ऊष्मा का सूत्र I²R लिख लें, जिससे ऊष्मा कोष्ठ में I²R वाट में आएगा, I²R वाट कम हो जाता है या हो जाती है ये वाइंडिंग की बात है। ये वाइंडिंग में जब धारा कम बहेगी तो I²R से कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो वाइंडिंग हमारी थोड़ा ठंडी होगी पहले की अपेक्षाकृत, तो कम हो जाती है। अतः
तेल का आयतन घटने लगता है और प्रसार पात्र में मेन टैंक का चढ़ा तेल पुनः वापस मेन टैंक में आ जाता है। अगली पॉइंट, इस प्रकार तेल के चढ़ाव लेवल व उतार को आयल लेवल इंडिकेटर में देखा जा सकता है। इस इंडिकेटर में जब यहाँ पर तेल ज़्यादा भरेगा तो भी दिखाई देगा, जब उतर जाएगा तो लेवल डाउन होगा तो वो भी दिखाई देगा। तो वहीं आपको लिखाया गया कि आयल लेवल इंडिकेटर में देखा जा सकता है। अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अगली पॉइंट, प्रसार पात्र के कारण तेल की बहुत कम सतह वायु के संपर्क में आती है या रहती है। वायु के संपर्क में रहती है, अतः तेल की कम मात्रा वायु की नमी को एब्जॉर्ब करता है, जिससे तेल ऑक्सीकृत होने से बचता है और तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक बनी रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं है, खाली स्थान है, तो यहाँ पर हमारी वायु रहती है, यहाँ पर वायु रहती है। तो ये वायु रहती है, तो इस वायु के संपर्क में हमारे तेल का ये जो ट्रांसफार्मर आयल यहाँ पर है, उसका कम भाग वायु के संपर्क में रहता। अभी आपको बता रहे थे कि अगर हम ये न लगाकर मेन टैंक का ही थोड़ा ऊंचाई बढ़ा देते और ऊपर गैप कर देते, तो हमारा एक तेल की लंबी चौड़ी सतह जो है वायु के संपर्क में आ जाती। इस तरह से तेल हमारा जल्दी खराब होता। और ऐसे क्या है कि हमारा तेल की एक बहुत पतली लेयर जो है वायु के संपर्क में रहती है, और यदि कहीं त्रुटिवश यहाँ से वायु में नमी भी चली गई या नम वायु चली गई, तो वो अगर तेल को प्रभावित भी करती है, तो बहुत हल्की फुल्की तेल की लेयर प्रभावित होती है, तो उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक बनी रहनी चाहिए। अगर ये स्ट्रेंथ तेल की घटेगी तो तेल में आग भी लग सकता है, और तेल हमारा जो वैद्युत का कुचालक बनाया गया है, एक बात नोट कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों वाइंडिंगों में, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंगों के बीच अनंत प्रतिरोध होता है। जल्दी ये लोग चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं प्रश्न पूछता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंगों के बीच कितना प्रतिरोध होता है, तो आप कहेंगे अनंत प्रतिरोध होता है। तो वो प्रतिरोध जो है ये तेल की वजह से प्रभावित होने लगेगा। तो तेल हमारा जो है वो उसमें एकदम वायु न जाने पावे, और अगर जाती भी है तो बहुत कम उसकी मात्रा जाएगी, क्योंकि हमारे तेल का कम सतह जो है वायु के संपर्क में रहेगी। तो ये सब फायदे हैं इससे, और ये जो है इस तरह से हमारे ट्रांसफार्मर की रक्षा करता है। जैसे तेल उबला, उबले हुए तेल का आयतन बढ़ा, ये पाइप से तेल चढ़ा, इस तरह से ये तेल जब टेम्परेचर बढ़ने से आयतन बढ़ता है तो उसको अपने अंदर स्टोर करता है, इकट्ठा करता है, और जब लोड घटता है, तेल का आयतन घटने लगता है, तो पुनः यहाँ पर इकट्ठे तेल को वापस जो है वो बाहर भेजता है। तो इस तरह से जब तेल ऊपर चढ़ता है, देखें ध्यान से, यहाँ जब तेल ऊपर चढ़ेगा ऐसे, तो क्या होगा, जहाँ वायु लिखे हैं, ये यहाँ की वायु जो है वो इस रास्ते से बाहर निकल जाएगी। तब हम कहेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर सांस छोड़ रहा है, अतः अथवा कहेंगे श्वसन की बाह्य क्रिया कर रहा है। हम लोग भी सांस बार बार अंदर लेते हैं, फिर बाहर करते हैं, फिर अंदर लेते हैं, फिर बाहर करते हैं। तो वैसे ही जब तेल यहाँ पर चढ़ जाएगा, तो जहाँ वायु भरी थी वो सारी वायु जो है इस रास्ते से निकल जाएगी, और इधर एयर आपकी आ जाएगी। यहाँ पर जो एयर भरी थी वो एयर बाहर आ जाएगी। तो हम कहेंगे ट्रांसफार्मर हमारा सांस छोड़ रहा है या श्वसन की बाह्य क्रिया कर रहा है। और जब इसका तेल का टेम्परेचर गिरेगा तो तेल का आयतन भी कम हो जाएगा, और जब तेल का आयतन कम होगा, जैसे आपको बताया कि आपका दूध अथवा चाय उबलते समय उसका आयतन बढ़ जाता है, और फिर वहीं देखिए आधे भगोना रहता है, आधा भगोना आपका खाली रहता है, लेकिन जब गर्म होता है, उबलने लगता है, तो उतना ओवरफ्लो होने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी तेल बढ़ेगा, और फिर जब लोड कम होगा तब ये तेल वापस आकर इकट्ठा होने लगता है। तो जैसे ही तेल वापस आएगा तो ये स्थान खाली हो जाएगा, और खाली स्थान को भरने के लिए अब एयर इसमें अंदर की ओर, प्राकृतिक एयर, यही जो हवा है वो अंदर की ओर इस से होकर जाएगी श्वासक, जिसमें आप सिलिका जेल भरे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलिका जेल भरे हुए हैं। ये सिलिका जेल क्या करता है, वायु की नमी को सोखता है। यदि वायु में नमी है तो उसे सोखेगा, यदि ड्राई एयर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरह से नम वायु जब इसमें से पास होती है
तो उसकी नमी को यह एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर यहाँ पर शुष्क वायु हमारी फिर आ जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से जब हवा पहुँचेगी या ये वायु पहुँचेगी तब हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा सांस ले रहा है। अतः उसी को हिंदी में कहेंगे श्वसन की अंतःक्रिया, श्वसन की अंतःक्रिया। और जब हमने सांस बाहर किया तो हो गई श्वसन की बाह्य क्रिया। तो वो इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर भी सांस लेता है और सांस छोड़ता है। यही है सांस लेना अथवा ट्रांसफार्मर का सांस छोड़ना। जब कंजर्वेटर में तेल भरेगा तो यहाँ की वायु बाहर निकलेगी तो कहेंगे ट्रांसफार्मर हमारा सांस छोड़ रहा है। और जब तेल वापस नीचे आकर बैठेगा, बाइंडिंग का हीट कम होगा। हीट कब कम होगा? जब आप लोड कम कर देंगे। तो जब लोड कम कर देंगे तो धारा कम हो जाएगी और धारा कम होने से I²R से ऊष्मा कम हो जाएगी। तो हमारा तेल अपेक्षाकृत ठंडा होने लगेगा और वो तेल पुनः पाइप के द्वारा, इस पाइप के द्वारा मेन टैंक में वापस आ जाएगा। और फिर ये स्थान जब गैप हो जाएगा तो यहाँ पर अब फिर प्राकृतिक एयर जो बाहर निकली थी उसी तरह से प्राकृतिक एयर फिर अंदर जाने लगेगी और वो जो है इस रास्ते से होकर जाएगी। तो यदि नम वायु जाती है तो उसकी नमी को ये सोख लेगा और शुष्क वायु यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसी को हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा सांस ले रहा है अथवा अंतःक्रिया कर रहा है। तो वो सब बातें अभी होंगी जब हम आपको ये बताएंगे। तो अगली पॉइंट आप चाहे तो लिखना चाहें तो इसी में लिख लें, प्रसार पात्र में ही लिखना चाहें तो लिख लें। प्रसार पात्र में चढ़कर इकट्ठा होता है लिख लें, जब मेन टैंक का तेल, जब मेन टैंक का तेल प्रसार पात्र में चढ़कर स्टोर होता है, तब प्रसार पात्र में भरी वायु एयर ब्रीथर से होकर बाहर वायुमंडल में निकल जाती है। तब इसी को ट्रांसफार्मर की बाह्य श्वसन क्रिया कहते हैं। अगली पॉइंट, जब लोड कम होता है
तब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का ताप गिरता है, जिससे तेल का भी ताप गिर जाता है और तेल का आयतन घटता है, जिससे प्रसार पात्र में चढ़ा तेल वापस मेन टैंक में लौट आता है, ये मेन टैंक में लौट आता है ये तेल जो एक्स्ट्रा चढ़ा है, जिससे ऊपर प्रसार पात्र में गैप हो जाता है, जिससे प्रसार पात्र में ऊपर गैप हो जाता है, जिसका स्थान लेने हेतु वायुमंडल की वायु श्वासक से होते हुए प्रसार पात्र में भरती है, इसे ट्रांसफार्मर का सांस लेना या इसे ट्रांसफार्मर का अंतः श्वसन क्रिया कहते हैं। इस प्रकार हमारा एक जो कंजर्वेटर है एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है। कंजर्वेटर या प्रसार पात्र क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। तो इस प्रकार यह एक सुरक्षा डिवाइस है जो कि इतने सारे कार्य करा रहा है। अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला पार्ट हम लोग लेते हैं
एयर ब्रीथर श्वासक। अभी आपने देखा कि जब वाइंडिंग हीट होती है, लोड बढ़ता है, तो ये तेल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे उसका आयतन बढ़ने लगता है और इस कंजर्वेटर में आकर भरने लगता है। तो यहाँ पर जो वायु है ये बाहर निकलने लगती है, इस रास्ते से बाहर निकलेगी। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा ट्रांसफार्मर सांस छोड़ रहा है। और ऐसे ही जब ठंडा होता है तेल तो वापस जाता है। तो ये सब सारी बातें हम लोग पढ़े हैं। तो इसी को सांस लेना और सांस छोड़ना अथवा सांस की अंतःक्रिया और बाह्य क्रिया श्वसन की बोलते हैं। तो जब वायु हमारी अंदर जाती है तो वो नम वायु न जाने पावे, ड्राई एयर जाए, क्योंकि नम वायु हमारे तेल को प्रभावित करती है, उसका ऑक्सीडेशन कर देती है, जिससे हमारा तेल जो है वो ख़राब होता है, उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रभावित होती है और तेल में आग लग सकता है। इस कारण से हम लोग इसको शुष्क एयर यहाँ से डालते हैं, उसी के लिए एयर ब्रीथर लगाया जाता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि एयर ब्रीथर का क्या कार्य है, तो एयर ब्रीथर का जो कार्य है वह केवल और केवल है शुष्क वायु को जाने देना अथवा वायु की नमी को एब्जॉर्ब करना। तो लिख लें श्वासक क्या काम करता है, तो लिख लें वायु की, बहुत पूछता है, वायु की नमी को अवशोषित करना, अवशोषित करना। करना होता है कब? श्वसन के दौरान, या आप कहेंगे श्वसन की अंतःक्रिया के दौरान। ये सब बातें हो गई हैं। श्वसन की अंतःक्रिया जब होगी, जब बाहर से वायुमंडल की वायु इस रास्ते से इसमें प्रवेश करेगी, तो यहाँ पर ये जालीदार पॉट लगा हुआ कांच का, उस पर जाली भी लगी हुई है, उसी के अंदर ये सिलिका जेल भरा होता है। यही हमारा एयर ब्रीथर या श्वासक है, जो कि वायु की नमी को एब्जॉर्ब करता है। तो वायु की नमी को अवशोषित करना होता है कब? श्वसन की अंतःक्रिया के दौरान। अगली पॉइंट लिख लें, बहुत आपसे विकल्प देगा, ध्यान से सुन लें। विकल्प देगा कि सांस लेना, सांस छोड़ना, ये सब जो है एयर ब्रीथर का कार्य है। तो ये एयर ब्रीथर का कार्य नहीं है। हम तो यहाँ पर बेटा एक होल भी कर दिया जाए तो उससे हवा निकल जाएगी और उससे हवा अंदर चली जाएगी, जैसा भी होगा वो सब होता रहेगा। एक आप हल्का सा छिद्र भी यहाँ बना दें तो भी ये काम हो सकता है। तो इस तरह से आप ये नहीं कहेंगे कि एयर ब्रीथर का कार्य या श्वासक का कार्य जो है वो ट्रांसफार्मर को अंदर की हवा बाहर निकलने देना है या बाहर से हवा अंदर जाने देना है। ये विकल्प आपका नहीं है। आपका विकल्प ये है कि एयर ब्रीथर वायु की नमी को एब्जॉर्ब करता है, और वो भी कब? अंतः श्वसन, श्वसन की अंतः क्रिया के दौरान, यानी जब हम लोग सांस जैसे अंदर ले रहे हैं ऐसे, तो जो सांस मेरे अंदर जा रही है, वैसे ही जब ये तेल नीचे आता है, हम लोग लोड घटाएंगे, यहाँ से लोड जो बाहर जा रहा है घरों में सबके या फैक्ट्री कारखानों में, तो वहाँ पर जब मशीनें बंद हो जाएंगी, लोड कम हो जाएगा, तो हमारी बाइंडिंग में बहने वाली धारा भी कम हो जाएगी, जिससे I²R से ऊष्मा भी कम उत्पन्न होगी, और उस कम ऊष्मा के कारण फिर तेल ठंडा होने लगता है। तो ठंडे तेल का आयतन कम होने लगेगा,
तेल संकुचित होने लगेगा। इस तरह से इसमें एक्स्ट्रा जो हमारा तेल मेन टैंक का चढ़कर इकट्ठा हुआ था वो वापस जो है इस पाइप के रास्ते से मेन टैंक में वापस अपने स्थान पर आ जाता है। तब ये स्थान खाली हो जाता है जहाँ वायु लिखी है। तब इस रास्ते से प्राकृतिक एयर इस रास्ते से इसमें घुसती है और यहाँ इकट्ठा होने लगती है वायु। तो जो इस रास्ते से प्राकृतिक एयर जाएगी वो आपके सिलिका जेल से होकर गुजरेगी और सिलिका जेल क्या करेगा, उस वायु की नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अवशोषित करना यानी एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करना। तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है या अवशोषित कर लेता है नमी को, जिससे शुष्क एयर यहाँ पहुँचती है। तो जब वायु में नमी नहीं होगी तो हमारा तेल खराब नहीं होगा, क्योंकि नमी में ऑक्सीजन भी है, पानी में ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन इस तेल का ऑक्सीकरण कर देगा, हमारा तेल ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिससे आग लगने का डर है। तो वो लिख लें श्वसन की अंतःक्रिया के दौरान। दूसरा लिख लें इसमें या श्वासक लिख लें, श्वासक का एक सिरा पाइप द्वारा कंजर्वेटर, पाइप द्वारा कंजर्वेटर कंजर्वेटर से जुड़ा रहता है और दूसरे सिरे पर रंगहीन कांच में सिलिका जेल भरा होता है। अगली पॉइंट, यह सिलिका जेल ट्रांसफार्मर के अंतः श्वसन के दौरान वायुमंडलीय वायु की नमी को अवशोषित करता है, जिससे शुष्क वायु कंजर्वेटर में पहुंचती है। कंजर्वेटर में पहुंचती है अगली पॉइंट आप लिख लें, ये भी बहुत पूछता है कि श्वासक या एयर ब्रीथर का क्या कार्य है।
तो ये कार्य है, ये मेन है, ये बहुत पूछता है, ये बहुत 10 लाख बार पूछा जा चुका है। इसको याद कर लें कि ये वायु की नमी को अवशोषित करता है। और अगला जो पॉइंट आप लिखने जा रहे हैं ये भी बहुत बार पूछा है, 10 लाख बार ये भी प्रश्न पूछा है, इसे भी नोट कर लें। पूछता है कि सिलिका जेल का रंग प्रारंभ में कैसा होता है और नमी सोखने के बाद कैसा हो जाता है। तो लिख लें, सिलिका जेल का प्रारंभ में कोष्ठ में ड्राई अवस्था, प्रारंभ का मतलब ड्राई अवस्था में रंग नीला होता है और नमी शोषित करने के बाद रंग गुलाबी हो जाता है। गुलाबी, कहीं कहीं सफ़ेद भी दिया हुआ, लेकिन गुलाबी हो जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये पूछता है प्रश्न, तो ये भी ध्यान से देख लें। जब तक नमी नहीं सोखा तब तक उसका रंग नीला होगा, और जब नमी सोख लेगा तो उसका रंग गुलाबी होगा। इसी से हम लोग पहचानते हैं कि हमारा भी सिलिका जेल बदलने लायक हुआ है कि नहीं बदलने लायक हुआ है, और यही नमी को एब्जॉर्ब करता है। हम लोगों के देखे होंगे दवाओं के वैसे पैकेट में, या जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या अन्य टीवी वगैरह लेते हैं तो उसमें भी पाउच छोटे छोटे 2-1 डाल दिए जाते हैं, जिसमें कि सिलिका जेल या नमी को सोखने वाला मटेरियल भरा रहता है, तो वो नमी को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो इस पॉट में जहाँ एयर ब्रीथर लिखा हुआ है, जो कांच का बना हुआ है, पारदर्शी कांच का, उसमें जाली भी लगी होती है सेफ्टी के लिए, और उसके अंदर यही सिलिका जेल भरा रहता है। अब हम लोग अगला पार्ट्स देखते हैं। तो ये एक तरह से कल आप लोगों को ये भी बताया गया था कि जब यहाँ पर शुष्क वायु जाएगी, उसमें नमी नहीं रहेगी, तो वायु की कम मात्रा हमारे तेल के संपर्क में आती है, या हमारा कम तेल जो वायु के संपर्क में आता है। अगर हल्की फुल्की नमी मान लीजिए किसी कारण से चली भी गई तो हमारे तेल को खराब नहीं करने पाती है। और अगर ज़्यादा वायु, यानी हमारे वायु में ज़्यादा नमी चली गई, नमी का मतलब पानी, पानी क्या है, H2O, उसमें ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन इस तेल को क्या करेगा, उसका ऑक्सीकरण कर देगा। ध्यान दें, ध्यान से सुन लें। पानी में यानी जल में अथवा मॉइस्चर जिसको नमी कहेंगे, उस नमी में हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, तो इस तेल का ऑक्सीकरण कर देगा। अगर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन जाती रही इस रास्ते से, ये सिलिका जेल अगर हमारा काम नहीं कर रहा है तो प्रचुर मात्रा में नमी वाली वायु जाती रहेगी, और नमी का मतलब मॉइस्चर, मॉइस्चर का मतलब पानी, तो वो जल H2O है, तो ऑक्सीजन इसका ऑक्सीकरण करता रहेगा, और तेल हमारा जो है खराब हो जाएगा, वो चालक बन जाएगा, उसकी कुचालकता समाप्त होने लगेगी और आग लगने का भी डर रहेगा। तो इसलिए हम लोग जो है ये एयर ब्रीथर का प्रयोग करते हैं, न कि सांस लेने और छोड़ने के लिए। अगला हम लोग अब देखते हैं, आपका ये लिखा है वेंट पाइप अथवा एक्सप्लोजन वेंट। तो लिख लें अगला भाग हम लोगों का ये है, ये वाला यहाँ लिखा है वेंट पाइप और एक्सप्लोजन वेंट। तो इसका हम लोग ये भी एक तरह से
यांत्रिक सुरक्षा युक्ति है। जब तेल हमारा ज़्यादा हीट होता है तो इससे वाष्प यानी गैस निकलने लगती है, फॉर्म होने लगती है। और जब गैस एक निश्चित प्रेशर से ज़्यादा बनने लगती है तो हमारा टैंक फटने का डर बना रहता है। इसलिए एक सेफ्टी डिवाइस ये लगा दी जाती है जिसका नाम है वेंट पाइप अथवा एक्सप्लोजन वेंट। ये पाइप के इस मुंह पर देखेंगे यहाँ पर तो कांच तनुपट, तनुपट यानी डायाफ्राम या पर्दा, हिंदी में कहेंगे पर्दा अथवा कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे डायाफ्राम। तो ये कांच का एक डायाफ्राम यहाँ मुंह पर लगा दिया जाता है और जब गैस का प्रेशर बहुत तगड़ा बनता है तो उस समय वो गैस इस पर प्रेशर डालती है और गैस तो गर्म भी होगी और प्लस उसके कारण से प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये कांच का जो हमारा पर्दा है वो टूट जाता है, चटक जाता है, जिससे इस रास्ते से गैस निकल जाती है। तो जो हमारा तेल का वाष्प है या गैस है वो बाहर निकल जाती है और साथ में कुछ तेल भी गिर जाता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर से तेल गिरता है, गिरते हुए भी देखे होंगे। तो इस तरह से जब गैस पास होती है तो उसके साथ ट्रांसफार्मर के मेन टैंक का तेल भी इस रास्ते से मेन टैंक पर ही लगा हुआ है, तो मेन टैंक से इसका कनेक्शन है, इस रास्ते से तेल भी चढ़कर गिर जाता है और जिस हमारा जो है मेन तो है गैस उसका रिलीज हो जाएगा जिससे टैंक के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और टैंक हमारा फटने से या दगने से बच जाता है। तो लिख लेते हैं हम लोग, इस भाग को लिख लेते हैं। लिखा हुआ वेंट पाइप और एक्सप्लोजन वेंट, लिख लें। यह एक यांत्रिक सुरक्षा युक्ति है। यह एक यांत्रिक सुरक्षा युक्ति है, पहली पॉइंट। दूसरी लिख लें, यह मेन टैंक के कवर, कवर यानी ढक्कन पर आरोपित होता है। जिसका संबंध मेन टैंक से होता है। अगली पॉइंट, जब ट्रांसफार्मर आयल बहुत हीट होता है तब उससे गैस फॉर्म होने लगती है। और ज़्यादा हीट होने पर गैस बहुत ज़्यादा बनती है जिससे मुख्य टैंक के फटने का
भय बना रहता है। अतः ज़्यादा गैस के प्रेशर व ताप से इस सुरक्षा युक्ति, मैकेनिकल युक्ति है, तो इस सुरक्षा युक्ति में मुख पर लगा कांच का डायाफ्राम या हिंदी में पर्दा कहेंगे, डायाफ्राम या पर्दा या तनुपट लिखाया गया है, पर्दा कोष्ठ में तनुपट भी कहेंगे। टूट जाता है जिससे गैस बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है और टैंक या मेन टैंक फटने से बच जाता है। फटने से बचता है। यह है इसका कार्य। अब हम लोग अगला देखते हैं, बुशिंग देख लेते हैं। तो लिख लें बुशिंग। अगला हम लोगों का अगला पार्ट बुशिंग चल रहा है। ये बुशिंग लगी, ये पोर्सलिन की बनी हुई है, बीच में कांच की, वो बीच में कापर की छड़ पिरोई गई है। तो लिख लें बुशिंग साधारणतया पोर्सलिन की बनी होती है। और इसके बीच से कापर सीव की मोटी राड गुजरती है। इसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर को इनपुट देते हैं व आउटपुट लेते हैं।
इसका जो ये अंदर सिरा है, एक सिरा जो है, ये सिरे जो है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंगों से जुड़े रहेंगे, प्राइमरी से जुड़े रहेंगे, और फिर दूसरे सिरे जो है वो इधर वाले जो सिरे हैं वो सेकेंडरी से जुड़े रहेंगे। तो सेकेंडरी हमारी वही है जिसे लोड से जोड़ते हैं, वो सेकेंडरी हो जाता है, और जिसे हम लोग जो है इनपुट जिनमें डालते हैं वो हमारा प्राइमरी हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर ये प्राइमरी बुशिंग है तो ये प्राइमरी कुंडल के इनपुट करेंगी, इसमें जो आपकी टांडा है या फिर जो है कोई आपका सब स्टेशन है, जो भी है, वहाँ से जो सप्लाई आएगी वो आप यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं पोर्सिलीन है, और साथ में वाशर लगा के इसको इस पर टाइट कर दिया जाता है, जिससे इसका ये राड जो है अलग रहती है। अतः इस राड का संबंध जो है हमारे इस टैंक वगैरह से किसी से होने नहीं पाता है। तो इस तरह से हमारा एक अच्छा इंसुलेशन हो जाता है, और केवल ये राड ऐसे लटकती रहती है अंदर। इसमें अब जो है नट बोल्ट से इसके जो है सिरे, हम वाइंडिंग के सिरे उसमें कस देते हैं, और इस तरह से सप्लाई वाइंडिंग में चली जाती है। और तीनों वाइंडिंग आपको बताया गया कि कनेक्शन जो करेंगे वो स्टार स्टार में करेंगे, या फिर स्टार डेल्टा में करेंगे, या डेल्टा स्टार में करेंगे। तो अगर प्राइमरी की तीनों वाइंडिंगों को डेल्टा में जोड़ देंगे तो उनके 3 सिरे निकल जाएंगे। आप लोगों को सारी बातें बताई गई थी। जैसे ये आपका वाइंडिंग है, ये डेल्टा ऐसे बन गया, ऐसे आपका डेल्टा बन गया, ऐसे बन गया, और फिर इधर से ऐसे डेल्टा बन गया। एक सिरा आपका यहाँ से निकला, एक सिरा आपका यहाँ से निकला, और एक सिरा आपका यहाँ से निकल गया ऐसे। तो ऐसे तीनों सिरे निकल जाएंगे। तो तीनों खूंटियों से, या तीनों खूंटी या सिरे या टर्मिनल बोलेंगे, यही है बुशिंग, इन्हीं टर्मिनल या बुशिंग से जो है ये तीनों सिरे, ये आपका डेल्टा हो गया। ये क्या हो गया? ये डेल्टा हो गया। और जब स्टार में आप जोड़ेंगे, मान लीजिए कि आपने सेकेंडरी के तीनों फेज को, तो ये आपका मान लीजिए पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, और ये तीसरा फेज है। तो तीनों फेजों की वाइंडिंग को ऐसे जोड़ देते हैं, और फिर जो है उनसे 3 सिरे आपके बाहर हो गए। तो एक सिरा, ये वाला सिरा मान लीजिए इसमें जोड़ देंगे, ये वाला सिरा इसमें जोड़ देंगे, और ये वाला सिरा इसमें जोड़ देंगे। इस तरह से प्राइमरी आपकी डेल्टा में हो जाएगी, और फिर सेकेंडरी जो है वो मान लीजिए स्टार में कर देंगे। तो स्टार में आपने ऐसे वाई कनेक्शन बोलते हैं, तो आपका ऐसे हो गया, एक वाइंडिंग ऐसे हो गई, एक वाइंडिंग ऐसे हो गई, और एक वाइंडिंग ऐसे हो गई। ये स्टार में हो गया। अब इनका कनेक्शन इधर, इधर और इधर, ये 3। तो इनके समान सिरे वाइंडिंगों के एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, तो यही एक पॉइंट न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ये करते हैं कि जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वाला ट्रांसफार्मर लगाएंगे वहाँ पर प्राइमरी डेल्टा में कर देंगे, और सेकेंडरी जो है स्टार में कर देंगे, तो एक न्यूट्रल भी मिल जाएगा। अब जिसको लाइट फैन की सप्लाई देनी है उसको एक फेज और या न्यूट्रल से कनेक्शन आपके ट्रांसफार्मर से चला जाएगा। जिसको पावर सप्लाई लेनी है उसको तीनों फेज जाएगा और साथ में न्यूट्रल जाएगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वाला ट्रांसफार्मर ये हो गया डेल्टा ऑब्लिक, ये हो गया स्टार कनेक्शन या वाई कनेक्शन, ये रहेगा। ये कौन सा रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण वाले ट्रांसफार्मर। वितरण वाले ट्रांसफार्मर का हमारा जो है वो प्राइमरी, अगर आप चाहें तो डेल्टा में नहीं स्टार में, अमूमन डेल्टा में जोड़ते हैं, और सेकेंडरी को जो है स्टार में जोड़ने पर एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। इस तरह से 3 ये हो जाएंगे फेज। ये मान लीजिए पहला फेज हो गया, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज, और ये न्यूट्रल हो गया। तो ये सबके घरों में अब यहीं से सप्लाई जाएगी। तो इस तरह से बेटा प्राइमरी के लिए 3 आपकी बुशिंग हो गई, ये तीनों फेज, पहला फेज, ये दूसरा फेज, ये तीसरा फेज, ये तीनों फेज जो है
ये अंदर से ऐसे जुड़ जाएंगे, इनमें सप्लाई ऐसे चली जाएगी तीनों फेज में, ये डेल्टा में हो गया। और फिर प्रेरण के कारण अपने आप, चूँकि आपने कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कर रखा है या फिर जो है सैंडविच वाइंडिंग कर रखा है, तो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जैसे आपने किया तो पहले LT लुपेटेंगे और उसके ऊपर से ST लुपेट देंगे, तो सारे फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी से कट जाएंगे प्राइमरी के। तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसके कारण अपने आप धारा बहने लगेगी और फिर इनका संबंध, इन सिरों का संबंध हम लोग इन बुशिंग से कर देंगे। अब सप्लाई आपकी यहाँ पहुँच जाएगी, इस कॉपर रॉड के ऊपरी सिरे पर आ जाएगी और फिर यहाँ से हम लोग कनेक्शन जोड़कर और जिस फैक्ट्री कारखाने में या जिसके घर में सप्लाई देनी है वो हम यहाँ से देंगे। तो ये है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो कॉपर की मोटी रॉड गुजरती है, इसके द्वारा हम ट्रांसफार्मर को इनपुट देंगे, ऐसे इससे इनपुट डालेंगे और इधर से मान लीजिए कि आउटपुट लेंगे, या इधर से इनपुट डालेंगे तो इधर से आउटपुट लेंगे। अब अगर जो है आपको न्यूट्रल भी देना है तो एक टर्मिनल और बना लेंगे, 4 हो जाएंगे ऐसे। और डेल्टा डेल्टा है मान लीजिए, तो फिर 3 इधर और 3 उसके लिए, ऐसे लिख लें। बुशिंग 2 प्रकार की होती है, इसी में आगे लिख लें। बुशिंग 2 प्रकार की है। पहला लिख लें सॉलिड बुशिंग, सॉलिड यानी ठोस, सॉलिड बुशिंग। और दूसरा है ऑयल फील्ड बुशिंग, ऑयल फील्ड बुशिंग। इसका प्रयोग 33 kV यानी 33,000 वोल्ट या 33 kV से नीचे करते हैं। लिख लें सॉलिड बुशिंग का प्रयोग 33,000 वोल्ट कहेंगे बेटा, अथवा शॉर्ट में 33 kV से नीचे करें। और इसमें तेल भरा होता है। ये जो सॉलिड बुशिंग है ये प्लेन होगी, केवल पोर्सलिन की बनी होगी और उसमें कॉपर की रॉड भरी होगी, ऊपर नीचे ऐसे पास होगी। लेकिन जो तेल पूरित है वहीं ट्रांसफार्मर वाला आयल उसी टाइप का तेल जो है इसके अंदर भर देते हैं चारों तरफ, और उसके बीच से हमारा जो है कॉपर की रॉड जाती है, तब उसे हम कहेंगे ऑयल फील्ड बुशिंग। उससे क्या है कि हमारे पोर्सलिन की और तेल की वजह से कुचालकता और बढ़ जाती है। तो ये 33,000 से ऊपर वाले में ये ऑयल फील्ड बुशिंग का प्रयोग करेंगे, जिसके अंदर तेल भरा होगा, वहीं ट्रांसफार्मर ऑयल ही भरा होगा, लेकिन उससे जो है और ये जो है मजबूत हो जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। इसका प्रयोग जो है 33 kV की वोल्टता से उच्च वोल्टता पर करते हैं। ऑयल फील्ड बुशिंग में तेल भरा रहेगा, लिख लेंगे, नाम से ही जाहिर है। तो सॉलिड बुशिंग का प्रयोग 33 kV से कम वोल्टता पर करेंगे और 33 kV से उच्च वोल्टता पर ऑयल फील्ड बुशिंग का प्रयोग करें। अगला हम लोग लेते हैं गैस रिले अथवा वुक-होज रिले। हम लोग वुक-होज रिले, जिसे गैस रिले भी कहते हैं, ये आप देखेंगे कि मेन टैंक और कंजर्वेटर को जोड़ने वाली पाइप के बीच में ये लगा होता है, और ये मैकेनिकल कम इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि गैस के प्रेशर पर, गैस रिले इसीलिए इसका नाम पड़ा, जैसे ये गैस के दाब पर काम कर रहा है, इसका वो टूट जाएगा पर्दा
और गैस यहाँ से निकल जाएगी और हमारा मेन टैंक दगने से बच जाएगा। मेन टैंक दगने का मतलब ट्रांसफार्मर दगने से बच जाएगा। उसी तरह से ये भी एक प्रकार का गैस रिले है, जो कि जब सामान्य दोष आएगा, गैस बनना शुरू हो जाएगी या आंतरिक तीक्ष्ण दोष जब आना शुरू हो जाएगा, तो पहले ये क्या करता है कि इसमें एक अलार्म सर्किट होती है जिसके स्विच को ये ऑन कर देगा और ध्वनि की रूप में दोष की सूचना हमको आपको देगा। एक इसमें अलार्म यानी ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी, जिससे हम समझ जाएंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर में कोई दोष आ रहा। और यदि ये दोष और ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा गैस इसमें फार्म हुई, आंतरिक तीक्ष्ण दोष आ गया, जबकि ट्रांसफार्मर एकदम अब दगने लायक पोजीशन में आ जाएगा, तब ये क्या करता है कि एक सर्किट ब्रेकर स्विच है, उस परिपथ को ये ऑन कर देगा, उसके स्विच को ऑन कर देता है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाती है और इसकी सप्लाई ट्रांसफार्मर की बंद हो जाती है और हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा कि ये जो है मैकेनिकल कम इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इसमें जो है पारे का स्विच हम लोग लगाते हैं, पारा प्रयोग करते हैं उस स्विच में। आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर पाकर पारा भी जो है ऊपर चढ़ने लगता है, इस तरह से वो स्विच का काम करता है, ऑन करेगा ऑफ करेगा। तो मरकरी स्विच का प्रयोग करते हैं इसमें। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, वो खोज रिले। तो लिख लें यह एक यांत्रिक यानी मैकेनिकल यांत्रिक व वैद्युत सुरक्षा युक्ति है। दूसरा लिख लें, यह युक्ति मेन टैंक व कंजर्वेटर, मेन टैंक व कंजर्वेटर को जोड़ने वाली पाइप के बीच में लगा होता है। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, सामान्य से अधिक आंतरिक दोष आने पर यह अलार्म सर्किट को ऑन कर देता है और ट्रांसफार्मर के दोष की सूचना ध्वनि के रूप में देता है।
ध्वनि के रूप में देता है। अगली पॉइंट, जब आंतरिक तीक्ष्ण दोष ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होता है, तब यह सर्किट ब्रेकर स्विच को ऑन कर सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट को ब्रेक कर देता है जिससे ट्रांसफार्मर दगने से बच जाता है। ये इसका मेन कार्य है। अगली पॉइंट चाहें तो लिख लें, 5वीं, ये जिसमें तेल भरा रहेगा उसी में वो खोज रिले काम करेगा या लगेगा, नहीं तो बिना तेल के गैस के दाब पर इसे काम करना है। तो जब तेल रहेगा ही नहीं तो गैस फार्म ही नहीं होगी। तो जो ट्रांसफार्मर ये आपका तेल कूलित होते हैं या आयल कूल्ड होते हैं, उन्हीं में हम लोग वो खोज रिले का प्रयोग करते हैं। तो लिख लें, इसमें लिख लें गैस रिले अथवा वो खोज रिले इसको कहेंगे। इसी को गैस रिले भी कहते हैं, लिखाया गया है। तो गैस रिले का प्रयोग सिर्फ ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में ही किया जाता है। ध्यान दें, बिना तेल वाले ट्रांसफार्मर में हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये रहा हमारा वो खोज रिले अथवा गैस रिले का कार्य। अब हम लोग अगला भाग देखते हैं, इसका तेल देख लेते हैं कि तेल क्या काम करता है और कैसे बनता है। हम लोग ट्रांसफार्मर आयल जो मेन टैंक में ये भरा होता है, कुछ हिस्सा इसका जो है ऊपर कंजर्वेटर में भी आधा भरा होता है और यहाँ पर एक ढक्कन, एक होल होता है जिस पर ढक्कन युक्त होता है। इसी रास्ते से हम लोग तेल इसमें भरते हैं, जो कि इस पाइप से होते हुए या इस पाइप से होते हुए इस मेन टैंक में भरता रहेगा। और जब तेल यहाँ तक आ जाएगा, ये हमारा आयल लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है। यहाँ पर जब तेल हमको दिखाई देने लगेगा तो यहाँ तक लेवल जब मेंटेन कर लेंगे तब इसमें तेल का भरना बंद कर देंगे। तो ट्रांसफार्मर आयल, तो लिख लें पहली पॉइंट, यह खनिज तेल है। खनिज को मिनरल कहेंगे। ये मिनरल आयल है।
कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोगों को धरती माँ तेल देती हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कहीं भी बोरिंग करते हैं या कुआं खोदते हैं तो हम लोगों को जल मिलता है, वैसे ही सऊदीया वगैरह में वो जहाँ भी कुआं खोदते हैं वहाँ पर तेल मिलता है, जिसे हम लोग जो है पेट्रोलियम बोलते हैं, कच्चा तेल बोलते हैं, क्रूड आयल बोलते हैं। तो वो कच्चा तेल का हमारा जो इंडियन ऑयल है, ये सब कंपनियां क्या करती हैं, उस कच्चे तेल का डिस्टिलेशन करती हैं। आप लोग ध्यान से सुने तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। जिस प्रकार से बेटा हम लोग दूध है, दूध को हम लोग विभिन्न रूपों में बना लेते हैं। क्या करते हैं कि उसका भी हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं, आसवन करते हैं, भूनते हैं, पकाते हैं। तो जैसे ही दूध को हम लोग दूध के रूप में भी यूज करेंगे, फिर दूध को अगर फाड़ दिया तो पनीर बन गया, दूध को बहुत देर तक भून दिया तो खोया बन गया, दूध को जो है हम लोग ऊपर से मलाई निकाल लिया और फिर उसे मथ दिया तो उसमें से मक्खन निकल गया। तो इस तरह से हम लोग जो है दूध का उपयोग आप देखेंगे खोए के रूप में करते हैं, पनीर के रूप में करते हैं, और प्योर दूध के रूप में तो करते ही करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग माठे के रूप में, आप लोग देखते होंगे कि पराग डेयरी वगैरह जो माठा भी बहुत बेचती है। तो इस तरह से दही के रूप में करते हैं, मक्खन के रूप में करते हैं। लेकिन है क्या, मूल आपका दूध है। उसी दूध से हम लोग मक्खन भी बना लेते हैं, उसी दूध से खोया भी बना लेते हैं, उसी दूध से मलाई भी बना लेते हैं। तो ये विभिन्न रूप हमारा घी भी फिर लास्ट में जो है मक्खन को और ज़्यादा उबाला, तो देखते होंगे मक्खन को उबालने के बाद हमारा घी निकलता है, तो हम घी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से एक विभिन्न प्रोसेस है, और ये विभिन्न स्टेप या विभिन्न प्रोसेस आप अपनाकर उसे हम लोग गर्म करके डिस्टिलेशन करके और हम लोग विभिन्न रूप बना लेते हैं दूध से ही। वैसे ही इस कच्चे तेल से भी हम लोग जो है इसी कच्चे तेल से, चूँकि ये ज़मीन के नीचे से प्राप्त होता है, माइंस से यानी खान से प्राप्त होता है, इसलिए इसे मिनरल ऑयल बोलते हैं। माइंस मीन खान, तो जहाँ पर तेल का कुआं है, तेल की खान है, वहाँ से तेल हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, वो कच्चा तेल प्राप्त हो रहा है, उसी को हम लोग मिनरल ऑयल बोलेंगे। फिर उसी मिनरल ऑयल को हमारा इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम, ये सब जो कंपनियां हैं वो उनको खरीदती हैं और अपने कंपनी में उनका ऐसे ही जैसे हम लोग दूध का डिस्टिलेशन कर रहे हैं वैसे वो डिस्टिलेशन करते हैं, अपना प्लांट हैवी लगाए हुए हैं, और फिर उसी से हम लोगों को मिट्टी का तेल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। मिट्टी के तेल के ही कई ग्रेड हैं, डीजल के ही कई ग्रेड हैं, पेट्रोल के ही कई ग्रेड हैं। उसी से वैक्स मिलती है, कुकिंग गैस मिलती है हम लोगों को, जो एलपीजी हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं। ये सब उसी पेट्रोलियम के ही उत्पाद हैं जो कि हमें ज़मीन देती है, हमारी धरती माँ देती है। तो इस तरह से वही है हमारा मिनरल ऑयल, वही है खनिज तेल, वो खानों से प्राप्त हुआ, वही है खनिज तेल। क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर ऑयल क्या है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये ट्रांसफार्मर ऑयल क्या है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल मिनरल ऑयल, अब मिनरल मतलब खनिज, और ये कहाँ से प्राप्त हुआ, खानों से प्राप्त हुआ, जिसे हमें धरती माँ ने दिया। तो वही खनिज तेल है जिससे हम लोग जो है पेट्रोलियम कहेंगे, और फिर उससे हम लोग पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल यानी किरोसिन ऑयल और विभिन्न ग्रेड के बनाते हैं, और फिर उसी से हमको वैक्स भी मिलती है, मोम जिसे कहते हैं वो मिलती है। फिर उसी से हम लोग जो है कुकिंग गैस और विभिन्न प्रकार के गैस भी बनाते हैं, तो वो सब हम लोगों को मिलता है। तो वही खनिज तेल है। तो यह खनिज कोष्ठ में मिनरल ऑयल है। अगली पॉइंट, इसे रासायनिक
रासायनिक विधि द्वारा और ज़्यादा विद्युत का कुचालक बना लेते हैं। इसमें केमिकल वगैरह और मिला देते हैं जिससे और ज़्यादा ये कुचालक बन जाता है, बना लेते हैं। जबकि ध्यान दें, जबकि यह ऊष्मा का चालक होता है, जबकि यह ऊष्मा का चालक होता है। विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का चालक, बहुत ध्यान दें। जबकि यह ऊष्मा का चालक होता है, जो यहाँ पर हमारी बाइंडिंग लुपेटी गई है, ये बाइंडिंग है, ये क्रोड पर बाइंडिंग चढ़ी है, ऐसे ऐसे ये तीनों बाइंडिंग है ऐसे ऐसे चढ़ी हुई हैं क्रोड पर। तो ये जब हीट होती हैं तो इनकी सारी ऊष्मा ये लेता है और गर्म होकर खौलने लगता है, और इस तेल का संबंध सीधे दीवालों से है, कूलिंग डक्ट से यानी फिन से है, और वो तेल जो है इन पाइपों में भी सर्कुलेट होने लगता है, जिससे कूलिंग हमारी जो है होने लगती है। क्योंकि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर भागने लगती है, तो अंदर उच्च ताप है और बाहर वातावरण का ठंडा है, टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम ताप है, तो हमेशा ऊष्मा निकल कर तेल में जाती रहती है। तेल से फिर तेल का संबंध इन ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के दीवालों से है, इसलिए सारी दीवालों से हवा टकराती रहती है, जिससे हमारी ये दीवारें ठंडा होती रहती हैं। इस तरह से बाइंडिंग की ऊष्मा धीरे धीरे निकलकर वातावरण में जाती रहती है और हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा होता रहता है। तो ये ऊष्मा का चालक है। अभी आपसे पूछा जाए कि बाइंडिंगों के बीच कितना प्रतिरोध होता है, तो अनंत। इसी तेल, देखिए ना, तेल भी डाले हैं फिर भी कितना प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध अनंत माना जाता है। अगला हम लोग पॉइंट इसमें देखते हैं, यह ऊष्मा का चालक है। इसे केमिकल आयल, इसे केमिकल आयल, मिनरल आयल, ट्रांसफार्मर आयल, हाइड्रोकार्बन आयल, आदि कई नामों से जानते हैं। अगली पॉइंट लिख लें, यह वाइंडिंग की ऊष्मा लेकर मुख्य टैंक की दीवारों को देता रहता है, जिससे वाइंडिंग ठंडी होती रहती है। ठंडी होती रहती है। तो इस तरह से ऊष्मा का चालक है और
ऊष्मा इसने लिया और फिर दीवारों को दिया, ठंडी होती रहती है और वाइंडिंग की ऊष्मा वातावरण में विलीन होती रहती है। तो ये हमारे जो है ट्रांसफार्मर का मेन काम हो गया आयल का। ये है कौन सा है, तो मिनरल आयल ही है जो कि खानों से प्राप्त होगा, हमें धरती माँ देंगी और इसमें रासायनिक विधि द्वारा और यानी केमिकल मिलाकर इसे विद्युत का कुचालक बना लेते हैं। ये पॉइंट नोट कर लें, जबकि यह ऊष्मा का चालक है। इसे केमिकल आयल, मिनरल आयल, ट्रांसफार्मर आयल, हाइड्रोकार्बन आयल आदि कई नामों से जानते हैं और इसका मुख्य कार्य है कूलिंग प्रदान करना। तो यह वाइंडिंग की ऊष्मा लेकर मुख्य टैंक की दीवारों को देता रहता है, जिससे वाइंडिंग ठंडी होती रहती है। क्यों ठंडी होती रहती है? क्योंकि इन दीवारों से वायु टकराती रहती है और वायु जो है ऊष्मा खींचती रहती है। इस तरह से ऊष्मा जो है वो वातावरण में जाती रहती है और हमारी वाइंडिंग ठंडा होती रहती है। अब अगला हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं ये जो ऐसे लगा हुआ है चारों तरफ, बड़े ट्रांसफार्मर में एकदम रेडिएटर की तरह से पतले पतले उसमें ट्यूब लगी रहती हैं और जिनसे हमारा जो है तेल सर्कुलेट भी होता है। यह तेल इस रास्ते से ऐसे चढ़ेगा और ऐसे ऐसे अपना रास्ता पूरा करेगा। कुछ तेल इस ट्यूब में ऐसे ऐसे सर्कुलेट करेगा, कुछ इसमें ऐसे ऐसे सर्कुलेट करेगा, कुछ इसमें ऐसे ऐसे सर्कुलेट करता है। इस तरह से यहाँ पर एकदम ऐसे बड़े बड़े ऐसे जो है बड़े बड़े जो है इधर जो है ऐसे बड़े बड़े जो है इसमें हम लोग जो है इधर भाग लगा देते हैं। उसमें तमाम ऐसे पतले 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 जो है पाइप लगा देते हैं, ऐसे ऐसे पाइप लगा देते हैं और फिर इधर भी ऐसे लगा देंगे। बड़े ट्रांसफार्मर में इधर भी ऐसे ही लगा देंगे, इन साइडों में भी ऐसे तमाम फिन्स लगा देंगे जैसे कि आपके गाड़ी के रेडिएटर में लगा रहता है। और फिर इस पर हम लोग जो है पंखे भी लगा देते हैं। तो ब्लास्ट एयर, वायु का झोंका डालते हैं जिससे और ज़्यादा प्राकृतिक एयर भी टकराती है, लेकिन अगर हम कूलिंग का दर बढ़ाना चाहें तो फिर इस पर जो है हम लोग कई पंखे हैवी लगा देते हैं और वो पंखे इस पर, तो हमारा जो तेल है वो इन पाइपों से ऊपर से आता है और फिर ऐसे टैंक में आता है, फिर ऐसे ऐसे चक्कर करता रहता है और इधर भी चक्कर ऐसे ऐसे लगाता रहता है। इस तरह से हमारे कूलिंग बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से। और वैसे हम चाहें तो वाटर कूलिंग भी इसे दे सकते हैं, ऊपर से पानी भी गिरावें, पंखे को भी चलावें। तो इस तरह से आपको कूलिंग के विषय में लिखाया गया है। और आप वैसे भी देखते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर पूरे बरसात भर भीगता रहता है, जाड़े में खूब कोहरा और नमी एब्जॉर्ब करता रहता है, यानी उस समय कूलिंग इसकी अच्छी होती रहती है, ऑलरेडी प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक होती रहती है। लेकिन हम आर्टिफिशियल रूप से भी, तो ऐसा करने से क्या है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है और कूलिंग बढ़ जाती है। क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि यदि दूध या चाय गर्म है और कप या गिलास में है तो वो देखिए जल्दी ठंडा नहीं होता है, लेकिन अगर उसे थाली में या किसी बड़े बर्तन में फैला दिया जाए तो बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है। तो उसी तरह से एक तरह से इस ट्रांसफार्मर की दीवारों का क्षेत्रफल ऐसे इधर और इधर खूब ढेर सा बढ़ा देते हैं, जिससे तेल का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है और उस पर जब हम हवा का झोंका मारते हैं तो वो तेज़ी से ठंडा होता है और हवा क्या है इससे टकराई और वातावरण में चली गई। इस तरह से ऊष्मा तेल की वातावरण में जाती रहती है और हमारी वाइंडिंग ठंडी होती रहती है। तो शीतलन नलिकाएं लिख लें। यह ट्रांसफार्मर की बाह्य सतह पर आरोपित होती हैं
इसमें तेल ऊपर से नीचे की ओर सर्कुलेट होता है, होता रहता है। बड़े ट्रांसफार्मर में बड़े रेडिएटर का प्रयोग करते हैं, और साथ ही फैन द्वारा वायु का झोंका दिया जाता है, जिससे तेल तेजी से ठंडा होता रहता है। अगली पॉइंट, इस प्रकार ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक का क्षेत्रफल, ऐसा करने से फिन्स या ट्यूब लगाने से क्या होता है, तो आप कहेंगे ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे कूलिंग भी बढ़ जाती है, कूलिंग भी बढ़ जाती है। अगली पॉइंट लिख लें, इस प्रकार तेल वाइंडिंग की ऊष्मा लेकर कूलिंग ट्यूब या ट्रांसफार्मर की दीवारों को देता रहता है, जहाँ से ऊष्मा वातावरण में
में निकलती रहती है। अगला हम लोग देख लेते हैं, वैसे भाग नहीं है लेकिन यूज किया जाता है, तो विद्युत रोधन। विद्युत रोधन कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में इंसुलेशन। इस क्रोड पर, लौह क्रोड पर वाइंडिंग लुपेटते हैं। तो लौह क्रोड से बाइंडिंग को अलग करने के लिए हम लोग इंसुलेशन का प्रयोग करेंगे। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, अथवा आप कहेंगे एलटी व एचटी वाइंडिंग को अलग करने के लिए वैद्युत रूप से सब अलग रहें, एक दूसरे में शार्ट न होने पाएं, तो वहाँ पर इंसुलेशन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्रत्येक कुंडलन की हर लेयर, हर परत को भी अलग करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के इंसुलेशन का प्रयोग ट्रांसफार्मर में करते हैं, तो वो भी देख लें। तो लिख लें, क्रोड से वाइंडिंग को अलग करने के लिए, कामा एलटी व एचटी को अलग करने हेतु तथा वाइंडिंग की प्रत्येक लेयर को अलग करने हेतु विभिन्न प्रकार के इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य निम्न है, ये मुख्य निम्न है। जैसे पहला लिख लें, इम्प्रेग्नेटेड पेपर लेथराइट पेपर, ऐसे लिख लें, लेथराइड। तीसरा लिख लें, वार्निश युक्त पेपर, प्रेस बोर्ड, आदि। का
या ऊपर लिखा है आदि का इंसुलेशन, इसे इम्प्रेग्नेटेड पेपर को कहेंगे संसेचित, इसकी हिंदी में कहेंगे संसेचित पेपर। आदि का इंसुलेशन के रूप में ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर के मेन भाग हो गए, उनके कार्य हो गए मुख्य रूप से। और अब हम लोग यहाँ पर ये आपकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, आयल लेवल इंडिकेटर जो हमको तेल दिखाएगा, अथवा तेल जब ताप बढ़ेगा तो इसमें तेल भरेगा तो इसमें लेवल बढ़ेगा, अथवा घटेगा तो जब तेल नीचे बैठेगा तो इसमें लेवल घटेगा। तो यहाँ से देखा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर कंजर्वेटर में हम लोग आयल लेवल इंडिकेटर भी लगाते हैं, तो उससे केवल तेल देखते हैं। तो इस तरह से मेन हमारे जितने भी ट्रांसफार्मर के भाग रहे और उनका कार्य क्या है, बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने देखा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, और हमारी शुभकामना है कि आप लोग वैकेंसी में अपना स्थान ज़रूर पक्का करें, अमित परिवार का नाम रोशन करें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं।